हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 65। यस, तो देखिए बेटा कि अपन प्लांट फिजियोलॉजी की कुछ डेफिनेशंस प्रीवियस लेक्चर 64 में बताई थी और आप समझ सकते हैं कि उन प्रोसेसेस को अपन आप आगे बढ़ाएंगे। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि लेक्चर 65 में प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी पादपों में परिवहन। यस बेटा, तो देखिएगा कि उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक वापस से विवरण लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में परिवहन। ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में परिवहन। यहाँ हायर प्लांट से क्या मतलब बेटा, उच्च पादपों से क्या मतलब है कि जैसे जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी या मुख्यतः एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। यस बेटा, ध्यान दीजिएगा, यानी स्पर्मेटोफाइटा बीजधारी पादप, जो आप जानते हो कि उनका पादप शरीर बीजाणुद्भिद बताया था, और पादप शरीर पूर्णतः जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है और उनमें समान उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। यस बेटा, तो देखिएगा कि वहाँ मैंने सबसे पहले तो यही बताया था कि वे कौन से पदार्थ हैं जिनका परिवहन होता है, और फिर वो पदार्थ दूरी जितनी तय करते हैं, डिस्टेंस दे ट्रेवल्ड, जितनी दूरी तय करते हैं उसके बेसिस के ऊपर ट्रांसपोर्ट जो होता है, परिवहन होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ दो प्रकार का परिवहन बेटा मैंने आपको बताया था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर, अल्प दूरी का प्रवाह, अल्प दूरी का प्रवाह, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर। यस बेटा, और अल्प दूरी का प्रवाह मैंने बताया था कि या तो एक ही कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का स्थानांतरण, कोशिकांग के अंदर बाहर तो इंट्रासेलुलर अंतः कोशिकीय, या दो कोशिकाओं के मध्य मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा तो इंटरसेलुलर अंतर कोशिकीय। यस बेटा, फिर मैंने आपसे ये बात कही थी, इसका मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस है, कोशिका के बाहर अंदर, बस, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है, अल्प दूरी प्रवाह। और बेटा ध्यान से सुनिए कि जो अल्प दूरी प्रवाह मैंने वहां बताया था, तो आपको बताया था बेटा वहां की, देखो वहां अल्प दूरी प्रवाह में दो परिवहन काम करते हैं, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। तो मैंने वहां कहा था कि अल्प दूरी परिवहन के अंदर विसरण, परासरण यानी सरल विसरण है ना, और जो भी विसरण है, परासरण है, या फिर मैंने क्या कहा था, सक्रिय परिवहन से समर्थित, सक्रिय परिवहन से समर्थित कोशिका द्रव्यीय गति, यही तो सहायक थे ना, बात को समझे। तो ये आपने बताए थे शॉर्ट डिस्टेंस। फिर आपने कहा बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, कि भाई पादपों में शॉर्ट डिस्टेंस तो हो गया, लेकिन जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं उनमें तो कोई परिसंचरण तंत्र भी नहीं है, पंपिंग स्टेशन हृदय भी नहीं है, और जो ऊंचे वृक्ष होते हैं 60-70 मीटर या 100 मीटर तक, तो उनमें तो अपन बात कर रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर भी होता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, लंबी दूरी का प्रवाह। आपने अच्छे से कहा था कि लंबी दूरी का प्रवाह समान उत्तकों, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। यस बेटा, अब जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है उसको आपने क्या कहा था, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। यानी जो जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है उसको आपने क्या कहा था बेटा, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। एक बार मैं और लिख देता हूं, यानी उसको आपने कहा था ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। यस मेरे बेटा, अब देखिएगा कि आपने कहा था कि भाई ये जाइलम या फ्लोएम के द्वारा होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर है, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। वहां अपन ने बता दिया था बेटा कि जाइलम के द्वारा मुख्यतः जल और अकार्बनिक खनिज, या कभी कभी आपने कहा था कि कभी कभी अपन बात रहा कि वहाँ पादप हार्मोन, एमिनो एसिड या कार्बनिक नाइट्रोजन का भी करते हैं, है ना, कुछ मात्रा में, वरना ज्यादातर क्या करते हैं, जल और अकार्बनिक खनिज का जाइलम करता है। और फ्लोएम कार्बनिक विलय, कार्बनिक विलय यानी सुक्रोज या अन्य शर्कराओं का स्थानांतरण करता ही है, साथ में कुछ मात्रा में पादप हार्मोन और जल खनिज भी प्रवाहित हो जाते हैं। बात को समझ रहे हो। तो आपने कहा था कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा परिवहन ट्रांसलोकेशन था, और ट्रांसलोकेशन में आपने बताया था
फिर आपने डायरेक्शन की बात कर ली कि यदि आप जल और खनिज की जाइलम के संदर्भ में, मुख्यतः जल की जाइलम के संदर्भ में पढ़ें, तो जल की जाइलम के संदर्भ में यानी मूल रूप से पहले जड़ तक आएगा, जड़ के जाइलम से वो पत्ती के जाइलम तक जाएगा और पत्ती से वहाँ जलवाष्प के रूप में हानि हो जाएगा। तो जल के संदर्भ में जाइलम परिवहन एक दिशीय बताया आपने, यस बेटा। और फिर आपने कहा कि भोज्य पदार्थों का तो सामान्य पत्तियों से जो सोर्स होती है वहाँ से संग्राहक भाग की ओर फ्लोएम के द्वारा, लेकिन कभी कभी जब पत्तियां सारी झड़ जाए, फिर बसंत ऋतु आए, छोटी छोटी कलिकाएं, कच्ची कलिकाएं आए, क्योंकि विभज्योतक उत्तक को सबसे ज्यादा भोजन की और खनिजों की जरूरत होती है, क्योंकि उपापचय सक्रिय होता है। तो फिर वो जो इधर स्टोरेज ऑर्गन संचय हैं वहां से नवनिर्मित कलिकाओं की ओर। तो आपने फ्लोएम के एक बार तो बाय डायरेक्शनल फ्लोएम के संदर्भ में, और जो खनिजों का स्थानांतरण आपने बताया वो मल्टी डायरेक्शनल बता दिया, मल्टी डायरेक्शनल। क्योंकि जैसे सबसे पहले भाई जड़ों से अपन बात रहे कि विभज्योतक भागों की ओर चले गए, वहां से पत्ती, परिपक्व पत्ती जीर्णता में गई या कोई भी भाग जीर्ण हुआ पादप का, अब वो गिरने वाला पादप से जीर्ण हुआ तो विथड्रॉ कर देता है, उससे निकलकर वापस विभज्योतक पे चले जाते हैं ये खनिज। आगे इसको और विस्तृत लेवल पे पढ़ेंगे। तो उनका मल्टी डायरेक्शनल बताया आपने, क्या बताया बेटा? मल्टी डायरेक्शनल, यस। हाँ, ये सारे आपने बताए। फिर आपने कहा कि भाई ये जो लंबी दूरी का प्रवाह है, ये लंबी दूरी का प्रवाह जैसे ये अल्प दूरी के अंदर विसरण प्रासरण या सक्रिय परिवहन सहायक होते हैं, तो लंबी दूरी के अंदर ये सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो एक एक अणु फरतक गति करते हैं, वहां अपन बात रही कि अणु फरतक गति नहीं करते, दिशात्मक और समूह में बहुत बल्क ट्रांसपोर्ट, तो मास फ्लो या बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। मास फ्लो या फिर क्या होता है बेटा? बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ना। मास फ्लो या बल्क सहती प्रवाह, द्रव्यमान प्रवाह होता है वहां पर, और उसके लिए कोई विसरण प्राशन नहीं, कोई ना कोई दाब, प्रेशर जिम्मेदार होगा, दाब। और ये तो आगे अपन जब जाइलम के द्वारा जाइलम परिवहन पढ़ेंगे बड़े लेवल पे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इधर वाला पोर्शन, तो ये स्टार्ट होगा, तो वहां आपको दाब के बारे में बताएंगे। तो विशेष दाब जिम्मेदार होता है, जैसे ऋणात्मक जल स्थितिक दाब, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जाइलम परिवहन के लिए, और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए क्या स्टार्ट होता है? धनात्मक जल स्थितिक दाब। यस बेटा। अब देखिए कि आपका जो चैप्टर है, अब चैप्टर आपका यहाँ जो एनसीईआरटी है वो स्टार्ट होती है यानी शॉर्ट डिस्टेंस से, अल्प दूरी प्रवाह से, और अल्प दूरी प्रवाह में जो तुम ये प्रोसेसेस लेते हो उसको आप कहते हो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के माध्यम, और परिवहन के माध्यम में निष्क्रिय और सक्रिय। तो निष्क्रिय के अंदर आप सरल विसरण और सुसाध्य विसरण, सरल विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन। तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के माध्यम में लोगे आप। किस में लोगे बेटा? परिवहन के माध्यम में। तो अब अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा किसके द्वारा? परिवहन के माध्यम के द्वारा। तो परिवहन के माध्यम में अपन पढ़ेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, फिर निष्क्रिय परिवहन में सरल विसरण यानी सरल विसरण क्या है, सुसाध्य विसरण क्या है, सक्रिय परिवहन क्या है। और आप समझ सकते हो कि ये एक जीवित कोशिका के अंदर बाहर या दो कोशिकाओं में है पदार्थों का क्या है? परिवहन है। तो अब अपन आ जाएंगे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। तो आराम से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो देखिएगा। तो इस चैप्टर में सारे परिवर्तन क्लियर करेंगे बेटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी के आपके हेडिंग है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के माध्यम, परिवहन के माध्यम। ये लो बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख रखा है कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन के माध्यम। यस बेटा।
तो यहां आपको लिख रखा बेटा, बहुत ही अच्छे वे के अंदर आपको लिख रखा है कि भी जीवित कोशिका में तथा इससे विभिन्न पदार्थों का, जीवित कोशिका में या इससे विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन है वो आपका कहलाता है मतलब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। या अपन कहें कि जीवित कोशिका तथा इससे विभिन्न पदार्थों का परिवहन कई विधियों से होता है। जीवित कोशिका तथा इससे विभिन्न पदार्थों का परिवहन कई विधियों से होता है। देखो बेटा, एक जीवित कोशिका है तो उसमें उपापचय क्रियाएं हो रही है। उपापचय के लिए आप जानते हो कि पोषक भी चाहिए, तो कई चीज आप जानते हो उसके अंदर जाएगी, फिर आप जानते हो कि कई चीज बाहर आएगी। हर कोशिका शोषण करती है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ को अंदर लेगी, और आप समझ सकते हैं कि CO2 को इनको बाहर भी करेगी। तो आप समझ रहे हैं बेटा, वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही अपन बात करते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जीवित कोशिका तथा इससे विभिन्न पदार्थों का परिवहन कई विधियों से होता है। यस बेटा, अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट विधि क्या है, जैसे फर्स्ट प्रक्रम क्या है, तो वो आपका है पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट, यस बेटा। निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, यस बेटा। तो देखिए, पहले मैं वहां एनसीईआरटी ने 3 इवेंट बता रखे हैं, सरल विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन। मैं पहले इसको 2 प्रक्रम में बांट देता हूं कि पेसिव निष्क्रिय कौन सा है और सक्रिय कौन सा है, क्योंकि निष्क्रिय में दोनों आ जाएंगे, सरल विसरण और सुसाध्य विसरण, और फिर आपका सक्रिय परिवहन। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, पेसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन। पहले तो बेटा मैं आपको ये समझा देता हूं कि निष्क्रिय परिवहन होता क्या है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है। फर्स्ट अपन वहां पर बेटा जो लाइन लिखेंगे निष्क्रिय परिवहन के लिए, वो क्या लिखेंगे बेटा, यानी पेसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, निष्क्रिय परिवहन के लिए जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे ना बेटा, वो लिखेंगे कि यह डाउन हिल, आप नाम सुना होगा डाउन हिल प्रोसेस है। अब पहले इसी प्रक्रम को आप समझ लो कि भाई डाउन हिल प्रक्रम है। अब डाउन हिल का मतलब कि किसी पहाड़ी से आप नीचे उतर रहे हैं। यस बेटा, तो ध्यान से सुनिए, डाउन हिल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ये लो जी, ये डाउन हिल का मतलब हो गया। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये डाउन हिल प्रोसेस हो गई। क्या हो गई? डाउन हिल प्रोसेस। यानी डाउन हिल प्रोसेस की आपके सामने मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि जो इसमें पदार्थों का जो परिवहन है वो आप समझ सकते हैं कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। इसमें परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। अब बेटा सांद्रता प्रवणता क्या कहती है कि हमेशा उच्च सांद्रता से किधर होता है बेटा, निम्न सांद्रता की ओर। ये होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता प्रवणता। तो बेटा यहां देखिए कि इसमें परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। फर्स्ट बात ये आपकी हो गई। यस बेटा, और अर्थात यहां मैं ऐसे लिख दूं, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, वहां भी बता दिया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता? डाउन हिल हो गया ना। यस, फिर मैं आगे बात करूं बेटा,
कि भाई इस परिवन में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यस बेटा। फिर आप समझ सकते हैं कि देखो इस निष्क्रिय परिवन के दो प्रारूप हैं। निष्क्रिय परिवन जो आपने पैसिव प्रोसेस बताया, पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया है ना बेटा, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इस निष्क्रिय परिवन के दो प्रारूप हैं। अब बेटा मेरे दो प्रारूप हैं जो मैंने आपको बताए थे। एक आपका क्या बताया था, सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण। सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण बताया था ना मेरे बेटा। और दूसरा क्या बताया था, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण। तो अपने दिमाग में एक बात फिट कर लें, एक बात अपने दिमाग के अंदर स्थायी कर लें। जैसे पहले कॉमन बात करें कि भाई ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, सरल विसरण है और सुसाध्य विसरण है, इनके अंदर कॉमन चीज क्या होगी, समान चीज क्या होगी, कि चाहे सरल विसरण है चाहे सुसाध्य विसरण है, दोनों कौन से प्रोसेस हैं, डाउन हिल है। एक कॉमन होगी, डाउन हिल है, इसका मतलब किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं, सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहे हैं। दो बात हो गई, सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहे हैं, इसका मतलब इनमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। तीन बात हो, ये तो इन दोनों में कॉमन बात है। लेकिन फिर अगर इतनी बातें कॉमन हो गई तो दो प्रारूप क्यों बनाए, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस बात को अपन समझेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे समझेंगे। तो देखिए बेटा दो प्रारूप यहां पर क्यों बनाए। यस, दो प्रारूप यहां पर क्यों बनाए, तो सबसे पहले अपन यहां किसका अध्ययन करेंगे बेटा, सिंपल डिफ्यूजन का। सिंपल डिफ्यूजन यानी किसका अध्ययन करेंगे बताओ, सरल विसरण का, सिंपल डिफ्यूजन का, है ना मेरे बेटा। तो सरल विसरण का अध्ययन करेंगे। क्लियर है। सरल विसरण में सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर इस सरल विसरण के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर यानी लक्षण क्या होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अपन कहेंगे कि सरल विसरण किसे कहते हैं। तो सरल विसरण किसे कहते हैं, पदार्थों के जो भी सबस्टेंस है, पदार्थों के अणुओं व आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। यस बेटा, यानी पदार्थों के अणुओं या आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन या अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन विसरण कहलाता है। और बेटा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे अपन करेंगे। फिर देखो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि विसरित होने वाले कण, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं, एक निश्चित दाब उत्पन्न करते हैं। निश्चित दाब उत्पन्न करते हैं, यानी बेटा जो विसरित होने वाले कण हैं एक निश्चित दाब उत्पन्न करते हैं। और जो निश्चित दाब उत्पन्न करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, इसे विसरण दाब कहते हैं। विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। यस बेटा, इसे विसरण दाब कहते हैं। आप समझे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात
कि विसरित होने वाले कण अपने माध्यम पर एक दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, विसरण दाब। और आप समझ सकते हैं भाई विसरण दाब किस पे डिपेंड करता है, तो यह दाब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं बेटा यहां पर, यह दाब विसरित होने वाले कणों की सांद्रता एवं संख्या के समानुपाती होता है। यस बेटा, तो ये जो विसरण दाब है, ये विसरित होने वाले कणों की सांद्रता एवं संख्या के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप जानते हो विसरण के दौरान ये कण अधिक विसरण दाब, अधिक डीपी, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर प्रभावित होते हैं। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आप जानते हैं कि हाई डीपी टू लो डीपी, हाई डीपी से किधर, लो डीपी की ओर। बात को समझ रहे हैं ना आप? यस बेटा। अब देखिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, यानी विसरण के लक्षण क्या हैं, विसरण के लक्षण क्या हैं, तो उसके बारे में अपन बताते हैं। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए बेटा कि विसरण के लक्षण बता रहे थे आपको, विसरण के लक्षण, तो आप समझ सकते हैं कि भी विसरण के लक्षण क्या हैं। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि अपन एक एक इसके लक्षण लिखें कि यह एक मंद प्रक्रिया है, मंद प्रक्रिया है, या फिर अपन कहेंगे धीमा प्रक्रम है ना बेटा, यानी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आप कर रहे हैं यहां पे, वो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टर, ध्यान से सुनना इसको बहुत अच्छे से, कि यह जीवित तंत्र पर, यानी लिविंग सिस्टम पर, जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो बहुत अच्छी बात बेटा, आपने लाइन क्या लिखी बेटा, कि यह जीवित तंत्र पर, लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है। यस, तो आप समझ रहे हैं कि भी जीवित तंत्र पर कैसे निर्भर नहीं करता है, लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह झिल्ली के द्वारा, यानी बेटा मेम्ब्रेन के आर पार भी हो सकता है। बात को समझे नहीं समझे, यानी झिल्ली के आर पार, है ना, अपन कहें कि ये झिल्ली के आर पार या झिल्ली के बिना भी संपन्न हो सकता है। मतलब क्या समझे बेटा, कि ये झिल्ली के आर पार, जिनको झिल्ली अनुमति देगी, अभी आगे बात करेंगे, ये झिल्ली के आर पार या झिल्ली के बिना भी संपन्न हो सकता है। इसलिए आपने क्या कहा कि लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। भाई केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो क्यों, कि पदार्थ के अणुओं का, आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जैसे आपके पास में गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर में संपीड़ित करके गैस भरी हुई है, आपने एक खुले कमरे में जहाँ बाहर भी गैस है, आपने, आप समझ रहे हो कि उस सिलेंडर को ओपन कर दिया, तो गैस के कण या गैस के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत हो गए ना। बात को समझे? आप अपने पूजा घर में आपने अगरबत्ती जला दी, तो सुगंध के जो अणु हैं वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता को विस्तृत हो गए ना। बोलो, तो क्या ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंड है? नहीं, ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं है। हाँ, जो कुछ पदार्थों का होगा तो ये झिल्ली के आर पार भी हो सकता है और बिना झिल्ली के भी ये संपन्न हो सकता है। यहाँ झिल्ली की अनिवार्यता नहीं है, यहाँ झिल्ली इसेंशियल नहीं है। इस प्रक्रम को कराने के लिए जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अनिवार्य नहीं है।
बात को समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, और अच्छा क्वेश्चन ये आ जाता है अच्छे एग्जाम्स के अंदर बेटा। यस, अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसका मतलब तो क्या है भाई, विसरण के अंदर होगा क्या? विसरण में तो कुछ भी नहीं भाई, जो अणु और आयन है अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित होंगे, और जब तक विसरित होते जाएंगे जब तक साम्य स्थापित नहीं हो, जब तक विसरित होते जाएंगे जब तक साम्य स्थापित नहीं हो। अच्छा, फिर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं बेटा, कि इस प्रक्रम में विसरित होने वाले अणु सांद्रता प्रवणता के अनुदिश आप जानते बेटा कि यादृच्छिक गति करते हैं। यस बेटा, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कि इस प्रक्रम में विसरित होने वाले अणु अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुदिश करेंगे तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही, लेकिन अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुदिश यादृच्छिक गति करते हैं, है ना बेटा? अपन कहेंगे कि रैंडम काइनेटिक्स, यादृच्छिक गति करते हैं। यस बेटा, तो आप जानते बेटा कि यादृच्छिक गति का मीन क्या हो गया? यादृच्छिक गति का मीन हो गया कि भाई जैसे आप किसी कमरे में यहां पर एक गैस सिलेंडर को ओपन करते हो, तो क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है कि उसे एक तरफ जाएंगे या इधर ही जाएंगे? यस बेटा, वो तो आप जानते हो कि जहां से आप जो विसरित होने वाले कण हैं वो तो आप जानते हैं कि यादृच्छिक रूप से रैंडमली आप समझ सकते हैं, अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल और रैंडमली वो तो चारों तरफ ही गति करेंगे। बात को समझे? तो इस प्रक्रम में जो विसरित होने वाले अणु हैं सांद्रता प्रवणता के अनुदिश यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम काइनेटिक्स। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर? उसके बाद अपन कहते हैं बेटा, और सामान्य विसरण के अंदर क्या होता है, इसमें एक अणु के विसरण की दिशा और गति, भाई इसमें एक अणु की विसरण की दिशा व गति दूसरे से स्वतंत्र होती है। यस बेटा, यानी किसी एक की गति दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, इसमें एक अणु की विसरण की दिशा और गति स्वतंत्र होती है। बात को समझे? यानी पृथक अणु अपने गति करते हैं, कोई किस पर डिपेंड नहीं है। तभी तो आप जानते हो कि लंबी दूरी का प्रवाह पॉसिबल नहीं है। बात को समझ रहे हो? तो आपने कहा कि विसरण की दिशा और गति स्वतंत्र होती है। क्लियर बेटा? तो ये सारी बातें आपने विसरण के जो गुण बता दिया, आपने सारे कैरेक्टर बता दिया, आपने लक्षण बता दिए, और वो गति तब तक होती रहेगी जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाए। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि भाई देखो यहां पर विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी में आपको एक लाइन में लिख रखा है, लेकिन सबको इंपोर्ट समझना होगा। विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन से कारक हैं जो विसरण की दर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं, जो फर्स्ट फैक्टर है सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता, भाई आपने क्या कहा कि पदार्थ के अणु या आयन अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो जितनी ज्यादा सांद्रता प्रवणता होगी, यानी एक तरफ बहुत अधिक और एक तरफ बहुत कम, तो उतने आप जानते हो कि सांद्रता प्रवणता के जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, सांद्रता प्रवणता, आप समझ सकते हो कि सांद्रता प्रवणता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा क्या? विसरण, सीधा समानुपाती होता है। अच्छा, दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, है दूसरा मैं बात करता हूं कि जो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम जानते हो कि काइनेटिक्स है, रैंडम काइनेटिक्स है, तो गति क्या होगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विसरण की जो दर है। यस बेटा। और फिर आप जानते हो कि प्रेशर, दाब, तो प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विसरण की दर।
यस बेटा। फिर आप कहोगे कि झिल्लियों की पारगम्यता, झिल्लियों की पारगम्यता, कि आपने कहा कि ये जीवित तंत्र निर्भर है नहीं ना, झिल्ली के आर पार भी हो सकता है, झिल्ली के बिना भी। अगर झिल्ली के आर पार भी होगा तो उसमें झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होगी। झिल्ली के जो प्रोटीन होते हैं जो ये करवाते हैं, उसमें उन प्रोटीन का इसमें कोई रोल नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होगी। इसलिए आप जानते हो कि झिल्लियों की पारगम्यता परमेबल है, तो झिल्लियों की पारगम्यता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विसरण की दर हो जाएगी। बात को समझे? तो ये आप समझ रहे हैं कि विसरण की दर को जो प्रभावित करने वाले कारक थे, या फिर आपने डायरेक्टली उनको आपने प्रोपोर्शनल बता दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप केमिस्ट्री के अंदर सीखते हो, केमिस्ट्री में आप ऐसे सीधे लिख देते हो, है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंशिएंट लाइन दे रखी है कि जो विसरण की दर है, विसरण की दर, तो केमिस्ट्री में आप सीधा लिख देते हो कि विसरण की दर गैसेज में सबसे ज्यादा, फिर तरल लिक्विड में, और फिर किसमें, सॉलिड में सबसे कम। अच्छा सुने, ये आप समझ सकते हो बेटा कि केमिस्ट्री में डायरेक्ट आप लिख देते हो गैसेज, लिक्विड और सॉलिड, है ना, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहाँ पे। बेटा देखो, अभी मैंने आपके सामने सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया कि आप अगर सिलेंडर को ओपन करोगे तो किसके कण विसरित होंगे, गैस के। अच्छा, गैस के कण विसरित हो रहे हैं तो किस माध्यम में हो रहे हैं, बाहर भी गैस में। तो गैस का गैस में विसरण हो रहा है, सबसे तीव्र गति से होगा, क्योंकि वहां गैस के कणों को आपने संपीड़ित करके रखा है। अब आप जैसे ही उसको सिलेंडर के रेगुलेटर को ओपन करोगे तो गैस बहुत जल्दी से, क्योंकि सांद्रता प्रवणता ज्यादा है, तो जल्दी से विसरित होगी। लेकिन किसमें विसरित होगी, बाहर भी माध्यम क्या है, गैस। तो गैस का गैस में विसरण, गैस का गैस में विसरण सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। बात को समझे? अब आप दिमाग लगो, उसी सिलेंडर को आप ऐसे करो, सिलेंडर को ओपन करो आप, यस, अच्छे से गैस भरी हुई है, लेकिन एक पानी का तालाब है या फिर पानी का टैंक भर रखा आपने, अब पानी के अंदर ले जाकर सिलेंडर को ओपन करो। अब बताओ, गैस का द्रव में, तो भारी माध्यम द्रव हो गए ना, तो गैस का द्रव, फिर भी जल के कणों के बीच स्पेस है, तो आप जानते हैं गैस का द्रव में होगा विसरण, अच्छे से होगा, लेकिन गैस का गैस में से धीमा होगा। बात को समझ रहे हो क्या आप? तो ऐसे आप जानते हो कि वो अपन बात उड़ा कि इसलिए दर ली जाती है, तो फिर गैसेज में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, सॉलिड। बात को समझ रहे हो? फिर देखो वहां क्या लाइन लिख रखी है, जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है, वो डायरेक्ट मैं आपको लाइन आराम से समझा रहा हूं, आप दिमाग अच्छे से आप यूज करना। तो देखो वो एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स rather than of solids is more likely. Diffusion in solid rather than of solid is more likely, यानी अपन कहते हैं कि भी ठोस पदार्थों के विसरण के बजाय इनके भीतर विसरण अधिक संभव है। यस बेटा, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली, ठोस पदार्थों के विसरण के बजाय इनके भीतर विसरण अधिक संभव है। बेटा आप दिमाग लगाओ कि जैसे अगर मान लो अपन गैस सिलेंडर को ओपन करेंगे और कोई भी ठोस पदार्थ, पत्थर या कोई भी ठोस पदार्थ वहां रख देंगे, तो क्या गैस के अणु उसमें चले जाएंगे क्या? या कई ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं कि पानी भी उनके अंदर नहीं जा सकता है। तो इससे अपन कहते हैं कि भाई किसी भी चीज का ठोस के अंदर, है ना, या ठोस पदार्थों में विसरण, बात को समझे, कि बजाय उनके भीतर विसरण अधिक संभव है, क्योंकि भीतर तो जो कण है वो इधर उधर रैंडम गति करते हैं ना, क्योंकि हर पदार्थ कणों से बना है और कण अंदर रैंडम गति करते ही करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो संभव है।
यस बेटा, इसलिए कहते हैं ठोस पदार्थों के विसरण के बजाय इनके भीतर से विसरण अधिक संभव है, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी होती है। क्लियर? इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि विसरित कौन हो रहा है और किस माध्यम में हो रहा है। विसरित गैस हो रही है, गैस में जा रही है वेरी फास्ट। विसरित गैस हो रही है, लिक्विड में जा रही है, उसकी तुलना में थोड़ा कम। बात को समझे? विसरित द्रव हो रहा है लेकिन गैस में जा रहा है तो आराम से फास्ट, लेकिन द्रव का द्रव में थोड़ा कम। लेकिन किसी भी चीज का या ठोस का ठोस में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा तो उसके अंदर ही, उस ठोस पदार्थ के अंदर ही विसरण अधिक संभव है। बात को समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें मैंने यहां पर आपको नोट के माध्यम से जो समझाई। यस बेटा, अब आप देखिएगा नेक्स्ट कि भाई अच्छा, विसरण कणों की साइज पे भी निर्भर करता है। कणों की साइज जितनी कम होगी, कणों की साइज जितनी कम होगी उतना ही विसरण ज्यादा होगा। तो अपने एक बात कहते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विसरण की दर, है ना भाई? जब ये साइज बहुत कम होगी तो विसरण की दर बहुत ज्यादा होगी। बात को समझ रहे हैं ना? यस। तो देखिए अब इससे अपन आगे जो इवेंट्स हैं वो अपन इससे आगे के इवेंट अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा। हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने आगे अपन बात करें कि अपन ने कहा था कि विसरण में झिल्ली को अनिवार्यता नहीं होती, झिल्ली के बिना भी संभव हो सकता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं विसरण। यस बेटा, भौतिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। और फिर अपन कहें कि झिल्ली के आर पार भी हो सकता है, लेकिन उसमें झिल्ली के किसी भी तत्व की भूमिका कुछ भी नहीं होगी। बात को समझे? यानी झिल्ली वहां कोई एक्टिव रोल नहीं करेगी, कोई भी कार्य नहीं करेगी झिल्ली। बात को समझे? तो आप समझ सकते हैं कि अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि झिल्ली के द्वारा झिल्ली के द्वारा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहें अपन बेटा, जीवित तंत्र में झिल्ली के द्वारा, किसी जीवित कोशिका में झिल्ली के द्वारा जीवित तंत्र में निम्न अणु सरल विसरित हो सकते हैं। तुम्हें बेटा पता है, अभी आपने सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा अध्ययन आपने किया है कि भाई झिल्ली के अंदर जो झिल्ली का मुख्य घटक है, संरचनात्मक संरचना बनाने में, ढांचा उसका बनाने में सबसे मुख्य रोल होता है लिपिड का। फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अब झिल्ली के आर पार अगर पदार्थों का स्थानांतरण होना है तो डिपेंड करता है लिपिड में घुलनशीलता पर। लिपिड में घुलनशीलता पर, यदि लिपिड में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, तो आसानी से उस लिपिड की जो बाइलेयर है उसमें फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, फिसल के आसानी से विसरित हो जाएंगे। यस बेटा, तो झिल्ली के द्वारा जीवित तंत्र में निम्न अणु आप जानते हैं विसरित हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो कौन विसरित हो सकते हैं? अध्रुवीय विलेय। अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय कौन होते हैं बेटा? नॉन पोलर सोल्यूट्स। अध्रुवीय विलेय नॉन पोलर सोल्यूट्स। और यानी अध्रुवीय विलेय कौन होते हैं? वसा में घुलनशील विलेय। वसा में घुलनशील विलेय, अध्रुवीय विलेय, है ना? जैसे कि मैं आपके सामने बात करूं बेटा, जैसे कि यूरिया है, इथेनॉल है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि यूरिया, इथेनॉल, ग्लिसरॉल, यस ये ग्लिसरॉल है, ये झिल्ली से आसानी से विसरित हो सकते हैं, आसानी से विसरित हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, क्योंकि झिल्ली इनको रोकेगी नहीं, क्योंकि लिपिड में घुलनशील है, लिपिड में घुलनशील। और अभी आपने कहा था कि बहुत महीन आकार के अगर कण हो तो वो भी बहुत तेजी से विसरित होते हैं। तो आप जानते हो बेटा कि स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ स्मॉल इनऑर्गेनिक, लेकिन इनऑर्गेनिक होने चाहिए, स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स,
अत्यधिक महीन अकार्बनिक अणु। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ये भी स्लिप हो जाएंगे, आसानी से विसरित हो जाएंगे, झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरित, है ना बेटा, आसानी से विसरित हो जाएंगे। जैसे आप समझ रहे हो बेटा कि ये जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, जैसे आप जानते हो कि O2, CO2 जैसे गैसें होती है ना बेटा, और NO आप समझ सकते हो अच्छे से बेटा कि जो O2 है, CO2 है, NO है, और जल की कुछ मात्रा भी एंड H2। जल आते आप जानते हो कि जल ध्रुवीय विलायक है बेटा, वो मेम्ब्रेन है ना, वो ध्रुवीय विलयों को रोकती है, विलय को, सोल्यूट को, विलायक को नहीं रोकती। तो जल अपने महीन आकार के कारण, जल अपने महीन आकार के कारण, बहुत साइज बहुत महीन होती है, जल अपने महीन आकार के कारण विसरित हो सकता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि भी ये जो कुछ स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, अत्यधिक महीन अकार्बनिक अणु आसानी से विसरित हो जाते हैं, जैसे O2, CO2, NO और वाटर, यानी जल भी अपने महीन आकार के कारण थोड़ा बहुत विसरित हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो वो उस झिल्ली की पारगम्यता पर डिपेंड करता है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि जल की भी कुछ मात्रा आसानी से विसरित हो सकती है। क्लियर? लेकिन देखो बेटा, जब इनका विसरण होगा, सरल विसरण होगा झिल्ली के द्वारा, तो न तो इसमें झिल्ली के प्रोटीन की, न तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी, न तो प्रोटीन आवश्यक होगा, इसलिए झिल्ली की कोई अनिवार्यता नहीं है, न तो प्रोटीन आवश्यक होगा। यस, और आप जानते हो कि निष्क्रिय परिवहन है, तो न ही एटीपी प्रयुक्त होगी। तो सरल विसरण में न तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है और न ही एटीपी की आवश्यकता होती है। बात को समझ रहे हैं? यस, अब बेटा आप समझ सकते हो कि भी सरल विसरण का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, तो पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कि देखो बेटा कि जैसे पादपों में तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है, पादपों में महत्व बता देता हूं, तो पादपों में महत्व बताओगे तो जैसे पादपों में तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसीय विनिमय, तो पादप अंगों में जो गैसीय विनिमय होता है, गैसियस एक्सचेंज, वो विसरण के द्वारा ही होता है। मैंने बताया था कि जैसे पत्तियों में जो अंतरकोश के अवकाश होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, वहां से बाह्य वातावरण और पत्तियों के मध्य गैसीय विनिमय, जैसे उन्हीं पत्तियों के अंतरकोश के अवकाशों से जलवाष्प का उड़ना है, और जैसे कोशिका से कोशिका में पदार्थों का परिवहन। तो ये सारे अपन बात रहा कि आप जानते हो कि गैसेस एक्सचेंज है, या जैसे जलवाष्प की हानि, या अपन कहें ना वो, तो आप समझ रहे हैं कि बेटा इन सब प्रोसेसेस में किसका इंपॉर्टेंस है? डिफ्यूजन का। क्लियर? अब देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी में लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, निष्क्रिय परिवहन में लेंगे, वो आपका होगा सुसाध्य विसरण। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? अभी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर ये तो समानता है जो मैंने शुरू में बताई थी कि दोनों डाउन हिल होंगे, दोनों निष्क्रिय होंगे। बात को समझे? और सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग ही होंगे। बात को समझ रहे हैं आप? है ना? लेकिन क्या डिफरेंस आएगा कि सुसाध्य विसरण कब जरूरत पड़ जाएगी, है ना? सुसाध्य विसरण की जीवित तंत्र को, सुसाध्य विसरण की किसको जरूरत पड़ेगी? जीवित तंत्र को। तो अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। आप देखिए बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण क्या है। तो पहले अपन डेफिनेशन लिखकर फिर देखो इसका बहुत अच्छे लेवल पर डिस्क्रिप्शन करेंगे, 100% आपको समझाएंगे। तो बेटा देखो अपन कहते हैं कि भी स्थिर झिल्ली प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं बेटा कि स्थिर झिल्ली जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, सॉरी अपन स्थिर झिल्ली, यहां ऐसे लिखें बेटा, देखो ध्यान से सुनना, स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन, यानी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यस बेटा,
तो स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन के द्वारा बिना ऊर्जा व्यय किए सांद्रता प्रवणता के अनुदिश अपन की बात करें बेटा कि जलरागी पदार्थों का विसरण सुसाध्य विसरण कहलाता है। देखिए बेटा, परिभाषा आपको ये कह रही है कि स्थिर झिल्ली परिवहन प्रोटीन, तो यहां प्रोटीन आ गया, सरल विसरण में प्रोटीन भी नहीं था, प्रोटीन तो आ गया, लेकिन फिर आगे आप ध्यान देना बिना ऊर्जा व्यय किए, इसका मतलब निष्क्रिय परिवहन ही है, ऊर्जा नहीं लग रही है, और सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही हो रहा है, यानी डाउन हिल ही है, डाउन हिल। ये आपका जो जलरागी, लेकिन किसका हो रहा है, ये जलरागी पदार्थों का जो विसरण हो रहा है वो सुसाध्य विसरण कहलाता है। यानी बेटा यहां पर दिमाग लगाइए, हमने आपको क्या कहा था कि भाई झिल्ली के आर पार पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो डिपेंड करता है कि लिपिड में घुलनशीलता क्या है, क्योंकि झिल्ली का जो मुख्य संरचनात्मक अवयव है वो फास्फोलिपिड है। अब लिपिड में घुलनशील है तो आसानी से सरल विसरित हो जाएगा, लेकिन लिपिड में घुलनशील नहीं है या आकार बड़ा है, तो लिपिड में घुलनशील नहीं है, तो फिर आप जानते हो कि सांद्रता प्रवणता होने के बावजूद भी झिल्ली अनुमति नहीं देगी, तो वहां पर फैसिलिटी देंगे कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना, फैसिलिटेट करेंगे, उसको अंदर सुसाधित करेंगे कि हो सकता है उसकी कोशिका के अंदर क्या हो, आवश्यकता, कोशिका के अंदर क्या हो बेटा, आवश्यकता हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां मैं कहूंगा कि फिर अपन बात करेंगे कि जैसे लक्षण क्या है सुसाध्य विसरण के लक्षण। तो एक लक्षण यहां सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो सुसाध्य विसरण है, सुसाध्य विसरण वो 100% आप जानते हो जीवित तंत्र पर निर्भर है, जीवित तंत्र पर निर्भर होता है, जीवित तंत्र पर निर्भर, अर्थात झिल्ली की अनिवार्यता होती है, यानी झिल्ली के द्वारा ही होगा, झिल्ली की अनिवार्यता होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि जीवित तंत्र पर 100% वो डिपेंड होता है। बात को समझ रहे हैं? और बस यहां किनका परिवहन सुसाधित किया जाता है, जैसे जलरागी पदार्थों का मतलब कि जो हाइड्रोफिलिक यानी जल से स्नेह रखते हैं जलरागी पदार्थों, यानी अपन बात करेंगे बेटा कि जो पोलर सोल्यूट्स होते हैं, कौन होते हैं बताओ, पोलर सोल्यूट्स, जो ध्रुवीय विलेय होते हैं, ध्रुवीय विलेय, यस बेटा, और ध्रुवीय विलेय, और जैसे अपन बात करें कि लार्ज साइज ऑर्गेनिक सोल्यूट, बड़े आकार के कुछ कार्बनिक विलेय, जैसे शुगर, शर्कराएं, यस बेटा, शर्कराएं हैं या फिर एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड, लार्जर साइज, जिनकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है। बात को समझ रहे हैं? तो इनके परिवहन जब कोशिका के अंदर आवश्यकता होती है तो इनके परिवहन को कुछ झिल्ली के प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सुसाधित करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, केवल क्या देते हैं, फैसिलिटी। बाकी आप जानते हो कि वो सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं करते हैं, वो पहले से मौजूद रहती है, वो केवल अपन बात रहे कि परिवहन में मदद करते हैं, यानी फैसिलिटी देते हैं परिवहन की, तब आपको क्या कहलाता है, सुसाध्य विसरण कहलाता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा आप यहां अब अपन बात करेंगे कि भाई पूरा सुसाध्य विसरण का जितने लक्षण हैं, और लक्षण के बाद में मैं आपके सामने बात करूंगा इसके अंदर कि भाई लक्षण क्या, फिर मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाऊंगा, मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाकर मैं आपको ये समझाऊंगा कि सरल और सुसाध्य विसरण दोनों ही डाउनहिल हैं, दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, लेकिन सुसाध्य और सरल में समानता तो मैं बता चुका हूं या और बता दूंगा, और मैं सबसे मेन बताऊंगा कि सरल विसरण में और सुसाध्य विसरण में अंतर क्या है। बात को समझे? और वो समझने के बाद अपन किस पे जाएंगे, सक्रिय परिवहन पे। बात को समझे? तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक डाल रखा है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट,
उसको हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी थोड़ा बहुत शांत होकर वर्ड टू वर्ड आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जोर आएगा लेकिन कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बात को समझे? और फिर आप इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर से आपको कनेक्ट करना है बेटा, 100% जोड़ना है, क्योंकि ये लेक्चर आपको पूरा नोट्स लिखते हुए इसको समझते हुए अगले लेक्चर को, और अगला लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट घटक आपके होंगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा पढ़ना वो परिवहन के माध्यम वाला टॉपिक, मतलब मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फिर वापस आपको पढ़ना है, क्योंकि सुसाध्य का मेन अंश और सक्रिय तो अभी होना है ना, इसलिए वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको मेम्ब्रेन बना के समझाऊंगा। क्लियर बेटा? इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।